हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी शख्सियत और इतने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल आइकन की बात करने वाले हैं जिनके सफर को इतिहास के सबसे प्रेरक बदलावों में गिना जाता है। आज हम उनकी कहानी और उनके शांत पर बेहद शक्तिशाली रास्ते की हर कड़ी को कहानी के रूप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक बेहद शर्मीला लड़का जो ठीक से लोगों के सामने बोल तक नहीं पाता, वो आगे चलकर पूरी दुनिया में क्रांति कैसे ले आता है। महात्मा गांधी की जो इमेज आज हमारे दिमाग में है ना, सच कहूं तो वो शुरुआत में बिल्कुल ऐसी नहीं थी। एक आम शांत से लड़के से लेकर एक महान आत्मा बनने तक का ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। अगर हम इस पूरी कहानी की टाइमलाइन पर गौर करें तो ये सफ़र 1869 में गुजरात में उनके जन्म से शुरू होता है। फिर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाना, वहां से 1893 में साउथ अफ्रीका का टर्निंग पॉइंट और आखिरकार 1915 में उनकी भारत वापसी। ये 4 कड़ियां समझ लीजिए इस पूरे एक्सप्लेनर की बुनियाद हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी नैतिक दिशा यानी उनका मॉरल कंपस आखिर बना कैसे। उनका बचपन गुजरात के एक मोद भनिया परिवार में बीता था, पर जो बात उन्हें थोड़ा अलग बनाती थी वो था बचपन से ही अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और विचारों से उनका परिचय, और इसी चीज ने आगे चलकर उनका एक बेहद समावेशी नजरिया बनाया। असल में उन पर अपनी मां पुतलीबाई का बेहद गहरा असर था। एक प्रणामी वैष्णव हिंदू परिवार होने के नाते उन्हें शुरुआत से ही डाइवर्स रिलीजियस टेक्स्ट्स का अनुभव मिला। उनकी मां बेहद धार्मिक थीं और बहुत कठोर उपवास रखती थीं। पता है, यही वो वक्त था जब सच्चाई, नैतिक अनुशासन और फास्ट करने की आंतरिक ताकत उनके आचरण का एक अटूट हिस्सा बन गई। फिर आता है 1888 का साल। वो कानून की पढ़ाई करने लंदन तो चले गए, पर उनके सामने एक अजीब सी प्रॉब्लम थी, उनकी शाइनेस। वो इतने शर्मीले थे कि पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। सोचिए, जो व्यक्ति आगे चलकर करोड़ों लोगों को अपने भाषण से आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा, वो एक समय पर बोलने में इतना झिझकता था। लंदन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को मांस और शराब से दूर रहने का एक पक्का वचन दिया था। वहां उन्होंने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की, पर पढ़ाई पूरी करके जब वो कानून की प्रैक्टिस करने बॉम्बे वापस आए तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन करने में घबराहट की वजह से वो बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन ये असफलता ही वो पुश थी जिसने उन्हें साउथ अफ्रीका की तरफ मुड़ने का रास्ता दिखाया। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा बड़ा अध्याय, साउथ अफ्रीका। यहां उन्होंने लगभग 21 साल बिताए। ये वो दौर था जिसने उस शांत और शर्मीले व्यक्ति के अंदर की राजनीतिक आग को हमेशा के लिए भड़का दिया, क्योंकि यहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आखिर कितना क्रूर हो सकता है। आपने शायद पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन का वो मशहूर किस्सा जरूर सुना होगा। एक युवा वकील को सिर्फ उसके रंग की वजह से फर्स्ट क्लास ट्रेन कैरेज से बाहर फेंक दिया गया। वो पूरी रात उस ठंडे स्टेशन पर कांपते रहे, और यही वो पल था जब उन्होंने तय किया कि अन्याय के सामने अब चुप नहीं बैठना है। इस घटना के बाद उनका तरीका कंप्लीटली बदल गया। शुरुआत में तो उन्होंने पोलाइट लीगल पिटीशंस का सहारा लिया, पर जब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जैसे लॉज आए तो उन्हें समझ आ गया कि अब रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। यहां से उन्होंने व्यापक सविनय अवज्ञा यानी मैस सिविल डिसोबीडियंस और डायरेक्ट एक्शन का नया रास्ता चुन लिया। इन्हीं सब बदलावों के बीच जन्म हुआ सत्याग्रह का। सत्याग्रह यानी सच्चाई के प्रति निष्ठा। उन्होंने इसे एक सोल फोर्स या आत्मा बल का नाम दिया, जिसने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को एक नैतिक हथियार बना दिया। इस फिलॉसफी का बेसिक फंडा यही था कि फिजिकल ताकत के आगे आंतरिक नैतिक बल का इस्तेमाल किया जाए। अब कहानी वापस भारत लौटती है। साल 1915। यहां से एक लोकल एक्टिविस्ट एक राष्ट्रीय नेता बन जाता है। भारत आने के बाद उन्होंने लगातार सफर किया और पूरे देश की नब्ज, उनकी समस्याओं को बेहद करीब से पहचानने की कोशिश की। कदम दर कदम उन्होंने काम शुरू किया। चंपारण और खेड़ा में किसानों को अनफेयर टैक्सेस के खिलाफ एकजुट किया। और एक सबसे बड़ा बदलाव था इलीट पॉलिटिक्स छोड़कर आम गांव वालों से जुड़ना। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था उनका पहनावा बदलना। उन्होंने साधारण हाथ से कटी हुई धोती अपनाई, जिससे लोग उनसे सीधा कनेक्ट कर पाएं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 388 किलोमीटर। ये ऐसी ही कोई संख्या नहीं है। ये वही दूरी है जो 1930 के उस मशहूर सॉल्ट मार्च में पैदल तय की गई थी। ब्रिटिश कॉलोनियल टैक्स लॉज को चुनौती देने के लिए किया गया ये दांडी मार्च संयम और विरोध की एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है। और इस मार्च का इंपैक्ट क्या रहा? नतीजा ये था कि
कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से हिल गया और मजबूरन उन्हें 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डालना पड़ा। सोचिए, नमक जैसी एक आम चीज इतने विशाल साम्राज्य के खिलाफ एक सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई थी। लेकिन इन सबके केंद्र में जो फिलॉसफी एज अ सॉलिड बेस काम कर रही थी वो थी अहिंसा। उनका मानना था कि अहिंसा सिर्फ वायलेंस ना करना नहीं है, बल्कि कर्म, वचन और विचार तीनों में होनी चाहिए। उन्होंने क्लियरली बताया कि सच्ची अहिंसा अपनाने के लिए किसी भी हथियार से ज्यादा आंतरिक हिम्मत और साहस चाहिए। अहिंसा और डायरेक्ट एक्शन का ये कॉम्बिनेशन आगे के आंदोलनों में और भी तेजी से दिखा, चाहे वो ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करना हो, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 1942 का फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना हो। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े रहकर बिना थके सालों तक जेल की सजा काटी। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे नाजुक और ट्रेजिकल हिस्से पर आते हैं, 1947 का दौर। ये सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं था, बल्कि दुख और विभाजन का समय भी था। हम इन फैक्ट्स को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सोर्सेस के आधार पर समझेंगे। देखिए, धर्म के आधार पर भारत के विभाजन का उन्होंने कड़ी शब्दों में विरोध किया था, लेकिन जब देश बना तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत ही दर्दनाक हिंसा देखी गई। इस बात का उन्हें इतना बड़ा दुख था कि उन्होंने आज़ादी के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया और शांति लाने के लिए एक बार फिर उपवास शुरू कर दिया। और यही उनका आखिरी बड़ा उपवास बना। 1948 की शुरुआत में दिल्ली में भारी तनाव था। उन्होंने ये अनशन सांप्रदायिक दंगों को रोकने और साथ ही पाकिस्तान को कॉलोनियल एसेट्स देने के मुद्दे पर किया था, ताकि दोनों तरफ की कम्युनिटीज के बीच कुछ विश्वास वापस बनाया जा सके। फिर वो दुख भरा दिन आया, 30 जनवरी 1948। न्यू दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा चल रही थी। वहीं पर एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 78 साल के इस लीडर का ये एक बेहद अचानक और निर्मम अंत था। इस घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हिस्टोरिक रेडियो एड्रेस में इस सदमे को इन शब्दों में बयान किया, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। उनका सफर फिजिकली खत्म जरूर हुआ, पर उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके तरीकों ने पूरी दुनिया के सिविल राइट्स लीडर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम किया और आज भी ग्लोबली उन्हें इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में याद किया जाता है। ये पूरी कहानी सच में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आप सभी के आत्मविचार के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं। आज के इस डिवीजन और शोर से भरे विश्व में क्या सत्याग्रह की शांत पर दृढ़ शक्ति आज भी इन सब पर भारी पड़ सकती है? इस बारे में जरूर सोचिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।